सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में भी हम कवर करने वाले हैं हमारा जो सी है सी प्लस प्लस, उसका जो कोडिंग वाला पार्ट है। अभी हम उसको अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके सी प्लस प्लस में यूज़ किए जाते हैं। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बस मैं ऐसे ही वीडियो को लंबा खींचने के लिए कर रहा हूँ। ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्योंकि आप ये सब के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे तो फिर आगे आपको प्रोग्राम करने में बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो ये छोटा-सा वीडियो है, अगर किसी को इस सब के बारे में मालूम होगा तो वो ये वीडियो को स्किप कर सकता है। बाकी अगर जो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी नए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये सब ये सारे पार्ट्स को ये सब देखें, ये सब क्या होते हैं, ताकि आपको थोड़े प्रोग्राम में थोड़ी क्लियरेंस आए। बिकॉज़ अगर मैं सीधा जंप कर जाऊँगा ये सब चीज़ों में, तो फिर आपको उस वक़्त समझ में नहीं आएगा और मैं उस समय वो स्टेट में नहीं रहूँगा कि मैं वापस से वो चीज़ों को समझा पाऊँ। तो इसलिए मैं अभी ये चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, ये छोटा-सा रहेगा। तो जल्दी-जल्दी हम सारे को देख लेते हैं। कैरेक्टर्स यूज्ड पहला पॉइंट है मेरा। कैरेक्टर्स यूज्ड का मतलब क्या है कि जब भी आप अपना कोडिंग लैंग्वेज लिखते हो, कुछ कोड करते हो, तो आप उसमें कोई-कोई कैरेक्टर्स यूज़ करते हो। मतलब आप जो भी टाइप करोगे, तो कौन से मेरे वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो परमिटेड है, जो आपके प्रोग्राम में परमिटेड है। ठीक है? तो जनरली कि आपकी अगर आप कीबोर्ड देखो तो आप लगभग जितने कीज़ देख पा रहे हो, जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, प्रिंटेबल मतलब जिनको आप प्रिंट कर सकते हो, वो सारे कैरेक्टर्स मेरे आते हैं। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपका कंट्रोल हो गया या फिर एंटर, जैसे एंटर बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। एंटर वाला जो बटन है, वो सिर्फ़ एक बटन है, इसका कोई मतलब सिंबल नहीं होता है। जैसे कि मेरा अगर मैं बोल दूँ कि स्पेस, तो स्पेस का भी एक सिंबल है कि वहाँ पर एक खाली जगह छूट जाता है। ठीक है? लेकिन अगर बात करें एंटर की, तो इसके लिए कोई स्पेसिफ़ाइड सिंबल नहीं है। ठीक है? जैसे कि प्लस के लिए मेरे पास एक स्पेसिफ़ाइड सिंबल है, माइनस के लिए है, ए के लिए है, कैपिटल ए के लिए है। तो वैसे ही ये एंटर के लिए कोई स्पेसिफाइड सिंबल नहीं होता है। तो ये मेरे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है? तो ऐसे भी कुछ-कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका एंटर हो गया, टैब हो गया, न्यू लाइन फीड हो गया, फॉर्म फीड हो गया। ठीक है? तो ये सारे ऐसे चीज़ है जो आप प्रिंट कर सकते हो यूज़िंग, मतलब कुछ-कुछ कैरेक्टर्स के ज़रिए। अगर बात करें एंटर की, एंटर क्या करता है जनरली आपका लाइन चेंज करता है। तो लाइन चेंज करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है ये वाला, बैकवर्ड स्लैश और एन। ठीक है? बैकवर्ड स्लैश और एन से मेरा लाइन चेंज हो जाता है। तो मतलब ये सारे जो हैं वो आपके कैरेक्टर्स, मतलब परमिटेड कैरेक्टर्स जो आप यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपने गए इंटरनेट पर कुछ ऐसा सिंबल खोज लिया जो आपके कीबोर्ड में है ही नहीं और आप उसको चाहो कि वो अपने प्रोग्राम में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है? तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन-कौन सा आपका जो कैरेक्टर्स है वो आपका परमिटेड है। तो ये है मेरा कैरेक्टर्स यूज्ड। दूसरा है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, आप इसको कीवर्ड्स भी बोल सकते हो या फिर आप इसको रिजर्व्ड वर्ड भी बोल सकते हो। दोनों नाम से भी ये जाना जाता है। मोस्टली ये रिजर्व्ड वर्ड से ही जाना जाता है। रिजर्व्ड वर्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ ये रिज़र्व होगा। अब रिज़र्व किसके लिए होगा? तो अपना जो भी अपना लैंग्वेज है, जैसे कि हम यहाँ पर सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है, वो कुछ वर्ड्स को क्या करता है, खुद के लिए रिज़र्व रखता है। ठीक है? अब रिज़र्व क्यों रखता है? तो उसको काम करने के लिए या फिर उसको कुछ अपना टास्क करने के लिए कोई ऐसा वर्ड्स का मतलब उसको खुद के लिए पता रहना चाहिए कि अच्छा, अगर यहाँ पर इंट है तो इसका ये मतलब होगा, वहाँ पर वॉइड है तो उसका वो मतलब होगा, वहाँ पर रिटर्न है तो उसका ये मतलब होगा। और ऐसे वर्ड्स जिनका हमारा मीनिंग होता है, कुछ स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए, उसको हम रिज़र्व्ड वर्ड्स बोलते हैं। तो अगर आप इसका डेफिनेशन जानना चाहो तो डेफिनेशन है, एनी वर्ड्स विच कैरी स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर इज नोन एज कीवर्ड्स। ठीक है? और कीवर्ड्स का जो यूसेज है वो आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंट का जो यूसेज है आप कहीं और पर उसको इस्तेमाल करते चल रहे हो। ठीक है? इंट का जो काम है, जो यूसेज है, वहीं पर आपको उसको यूज़ करना है। आप उसको कहीं और किसी और रेफरेंस में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो ये होता है मेरे कीवर्ड्स। तो अगर आप देखो तो एनसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सी में 32 कीवर्ड्स होते थे। सी प्लस प्लस में कुछ होता नहीं, प्लस माइनस है। आप देख सकते हो इंटरनेट से, लेकिन आपको सारे जानने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा मोस्ट कॉमन होता है वो आपके डेटा टाइप्स वाले कीवर्ड्स हो गए, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कार, बूलियन, स्ट्रिंग, ये सारे, फिर मेन, वॉइड, इंक्लूड वगैरह। तो ये सब चीज़ मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप नेट से जाओ, कीवर्ड्स उठाओ कौन-कौन से होते हैं, सबके बारे में जानो, सबको याद करो, ना, ऐसा मत करना। हम कोड करते चलेंगे और जो भी नया कीवर्ड आएगा मैं उसका आपको मतलब बताता चलूँगा, तो वो आपको प्रैक्टिस से खुद याद होता जाएगा।
ऐसा नहीं कि स्पेशल आपको इसके लिए टाइम देना है, नहीं वैसा नहीं करना है, ये आप प्रैक्टिस से खुद आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है मेरा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वैसे वैल्यू जो चेंज नहीं कर सकते। सबसे सिंपल डेफिनेशन, द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है मेरा इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर मतलब क्या होता है? मतलब आपका पॉजिटिव नेगेटिव विद जीरोस, बेसिकली तो यही इंटीजर होता है। तो वैसे कांस्टेंट्स जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में 0 हो गया, 9 हो गया, -8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सारे मेरे इंटीजर कांस्टेंट्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा फ्लोटिंग कांस्टेंट या फिर रियल कांस्टेंट, दोनों में से कोई भी आप नाम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोस्ट फेमस आपका फ्लोट कांस्टेंट है। फ्लोट मतलब वैसे नंबर्स जो डेसिमल के साथ आते हैं, जैसे 18.9 हो गया, -18.9 हो गया, ठीक है, 14.409 हो गया, मतलब ऐसे जो डेसिमल कंटेन करते हैं। उसके बाद आता है मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट, अब कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है कि सिंगल कोट्स, ये देखो ये सिंगल कोट्स है, इसके बीच में आप कोई सा भी एक कैरेक्टर लिख दो, वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट आता है। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं तो ये मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर मैं ये लिख दूं तो क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? हाँ, ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। क्राइटेरिया क्या है कैरेक्टर कांस्टेंट होने का? सिंगल कोट्स के बीच में आप कोई भी एक कैरेक्टर लिख दो तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने सिंगल कोट्स डाला उसके बीच में फिर नेट से आपने कुछ वैसा सिंबल उठा के ले आया जो आपके कीबोर्ड में है नहीं, पाई वगैरह, ठीक है। तो वो मेरा एज अ कैरेक्टर नहीं ट्रीट किया जाए। कैरेक्टर मतलब क्या, आपको वो होना चाहिए असल में, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है कैरेक्टर्स यूज्ड में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। तो ये मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट है, एक स्पेस भी आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कैरेक्टर कांस्टेंट है तो उसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि डबल कोट्स के बीच में आपने ले लिख दिया फिर आप ये चीज़ बोलोगे कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है ना, ये दूसरा बन जाती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। अब देखो, अब ऐसा भी मत कर देना कि डबल कोट्स के बीच में आपने दो डाल दिया ना, सिर्फ एक ही डालना है, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, एक रहना ही रहना चाहिए। तो ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। चलो, उसी तरह आता है मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि आप डबल कोट्स के बीच में, कैरेक्टर में क्या था सिंगल कोट्स, स्ट्रिंग में क्या है डबल कोट्स है। अब डबल कोट्स के बीच में कुछ भी लिख दो तो वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे आप उसको कितना भी लंबा पूरा एक ऐसे लिख दो, या फिर आप कुछ भी ना लिखो, या फिर सब सिर्फ आप एक लिख दो, तो वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट ही गिना जाएगा। बस डबल कोट्स आपको जहां भी दिख गया तो आप समझ जाओ वो स्ट्रिंग है, उसके अंदर का फिर कंटेंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ABCDEF तो ये मेरा एक स्ट्रिंग बन गया। अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 4 तो ये स्ट्रिंग बन गया। अब देखो, ये 1 2 3 4 ये नंबर है, और डबल कोट्स के बीच में ये है, ये डिजिट है, मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। अब अलग अलग इस तरह से क्योंकि इस पर आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह मतलब सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये एक स्ट्रिंग है उस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। अब शुरू में अगर जो प्रोग्रामिंग में नए हैं, उनको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर मैं आपको इसको इजी वे में समझाऊं तो क्या आप ये ए बी सी डी ई एफ में आप कभी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो क्या? आपका सिंपल सा आंसर होगा नहीं भाई, ऐसा कैसा बात कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जितना ये इसके ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना इम्पॉसिबल है, उसी तरह 1 2 3 4 वाले स्ट्रिंग्स में भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस पर आप कभी भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन मतलब जितने मैथ वाले ऑपरेशन वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रिंग है ना कि एक इंटीजर, ठीक है। चलो, अब बताओ मेरे को, क्या आपका ये एक स्ट्रिंग है? आपने डबल कोट्स के बीच में एक ए लिखा है, तो हाँ ये स्ट्रिंग है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि डबल कोट्स है यहाँ पास, बस उसके अंदर का मैंने आपको क्या बताया, कंटेंट आपको देखने की ज़रूरत कतई नहीं है कि अंदर क्या लिखा हुआ है। अंदर एक भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ ना भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड नहीं करता है, आपको बस ये देखना है कि ये चीज़ है कि नहीं। डबल कोट्स है तो आंख मूंद के स्ट्रिंग्स, ठीक है। और अगर यही मैं लिख दूँ तो ये कैरेक्टर है, दोनों के बीच में देख रहे हो क्या अंतर है? ये दोनों में है, लेकिन यहाँ पर सिंगल कोट से तो ये कैर बन गया, कैरेक्टर बन गया, और यहाँ पर डबल कोट से तो ये स्ट्रिंग बन गया। ये चीज़ ध्यान में रखना। चलो, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में काफ़ी बात हमने कर लिया है।
एक और स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, क्या मेरे को बताओ ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है? हाँ ये भी है। डबल कोट्स है यहाँ पर, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, तो ये नल स्ट्रिंग हो जाता है एक तरह से। ठीक है, अब देखते हैं हमारा बूलियन कांस्टेंट। बूलियन कांस्टेंट में बस दो तरह के वैल्यूज आते हैं, आपका ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये दोनों मेरे बूलियन कांस्टेंट है। ट्रू मतलब, फॉल्स मतलब जीरो समझ लो, और ट्रू मतलब नॉन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली लोग बोलते हैं क्या कि ट्रू जो है वो आपका वन रिप्रेजेंट करता है और फॉल्स जो है वो जीरो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कोई भी नॉन जीरो नंबर है, चाहे वो -1 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो या फिर इन्फिनाइट हो या माइनस इन्फिनाइट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी अगर नंबर नॉन जीरो है तो वो ट्रू है, अगर नंबर जीरो है तो फॉल्स। फॉल्स के लिए सिर्फ एक वैल्यू है जीरो, और आपका ट्रू के लिए नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो ये मेरे बूलियन कांस्टेंट हो गए। तो ये सारे मेरे जो हैं कॉन्स्टेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग कॉन्स्टेंट्स का जो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखो कॉन्स्टेंट में एक चीज़ है, आप ज़्यादातर कॉन्स्टेंट्स का उल्टा अगर आप जानो तो वो होता है वेरिएबल्स। कांस्टेंट मतलब क्या, कुछ जो चीज़ कांस्टेंट रहे, और इसका उल्टा वेरिएबल जो चीज़ वेरी करे। तो ज़्यादातर हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, तो फिर हम कांस्टेंट्स को पहले क्यों बता रहे हैं? एक कीवर्ड आता है कॉन्स्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर ला दूंगा, 5-6 मिनट का रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो इससे आप कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। पर वो खैर वो बात की बात है, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का देखो डेफिनेशन प्रॉपर में आप क्या समझ सकते हो, इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है, लेकिन डेफिनेशन चूंकि कहीं पूछता नहीं है, तो मैं चाहूंगा आप इसका एक चीज याद रखो। एनी एनी एंटिटी, प्रोग्राम ऐसा कोई भी यूनिट, ठीक ना, विच हैज अ नेम गिवन बाय यूजर इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। इसका मतलब समझो कि प्रोग्राम में ऐसा कोई सा भी यूनिट, ऐसा कोई सा भी एंटिटी जिसको आप नाम दे दो, तो वो एक आइडेंटिफायर होता है। और नाम किसके, कौन देता है? यूजर देता है। तो जो नाम हम रखते हैं, मतलब कोई भी ऐसा चीज हो, जैसे अब मेरा, अब देखो किस किस चीज का हम नाम रख सकते हैं यहाँ पर देखो। तो हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों का हम नाम रखते हैं। तो वेरिएबल्स जो है, उसका हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर नाम देते हैं अपने प्रोग्राम्स में। उसके बाद अगर आप फंक्शंस का, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो फंक्शंस का नाम हम देते हैं खुद से। उसके बाद क्लासेस का हम नाम देते हैं खुद से, अपने ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं खुद से। ठीक है, तो ये सारे ऐसे एंटिटीज हैं जिनका हम नाम खुद से देते हैं। तो ये सारे मेरे आइडेंटिफायर्स हो गए। ठीक है, बिकॉज ये सारे के नाम हम खुद यूजर रखता है, तो ये सारे मेरे आइडेंटिफायर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर में इतना ही है, और कुछ यहाँ पर नहीं है। और इन सब का रूल होता है नेम करने का, ऐसा नहीं कि आप नाम रख रहे हो तो आप कुछ भी नाम रख दो। उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि क्या सारे मेरे रूल्स होते हैं नेमिंग के। पर फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं पर रखेंगे। मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। आपको ज़्यादा ये चीज़ों को लोड नहीं लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी, बिकॉज ये सारे ऐसी चीज़ है ना, जो आप जैसे जैसे आपका लेक्चर बढ़ते जाएगा, आपको कोडिंग का नॉलेज थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो ये सब को आपको, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो इसका आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कैरेक्टर्स यूज तो आपको प्रोग्राम करते करते पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से मेरे परमिटेड कैरेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रोग्राम में क ख ग लिखते चल रहे हो। ठीक है, कीवर्ड्स मतलब कौन कौन से वर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है, वो चीज़ भी आपको पता चल जाएगा। फिर कॉन्स्टेंट्स तो आपको, मैं जब कॉन्स्ट का लेक्चर एक बनेगा तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर आइडेंटिफायर्स तो ऐसा आपको कुछ लोड नहीं लेना है इसका, बस समझ जाओ कि वैसा कोई भी एंटिटी जिसका हम नाम खुद से रखते हैं। और जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो हम वेरिएबल्स का नाम रखना सीखेंगे, फंक्शन का नाम रखना सीखेंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे आइडेंटिफायर्स के अंदर ही आती है। फिलहाल हम इस लेक्चर को रखेंगे यहीं तक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पर नहीं दूंगा। क्वेश्चंस आपके तब स्टार्ट होंगे जब हमारा कोडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट भी नहीं, नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर से शायद मेरा कोडिंग स्टार्ट हो। बिकॉज देखो बेसिक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक बन जाए तो फिर कोडिंग चुटकियों का खेल हो जाता है। तो अभी बेसिक्स पे ध्यान दो। अभी ये मत देखो कि भाई ये तो बस थ्योरी कराता जा रहा है, कोडिंग नहीं करा रहा है। कोडिंग जब स्टार्ट होगा ना तो आपको समय नहीं मिलेगा।
इतना हम कोडिंग करेंगे। क्वेश्चन आपको मैं इतना दूँगा कि आपको समय नहीं मिलेगा क्वेश्चन बनाने का। ठीक है? तो उस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।